लाए? हाँ? इतने चिल्लर क्यों लाए? तो पूरे खुले थे नहीं। खुले थे नहीं। चलिए, लास्ट क्लास में हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, ठीक है? याद आया? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मुझे बताइए किस इनकम को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन सी इनकम को हम मानते हैं? बताइए। अगर मेरे पास कोई मकान है और मैंने उसको किराए पे दिया है तो वहां से जो इनकम आती है उसको मैं क्या बोलूंगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है? और हाउस का मैंने हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हमने बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स क्या क्या? मकान, मकान के साथ जुड़ा हुआ लैंड, जिसको हमने जैसे पार्क हो, ठीक है, स्विमिंग पूल हो, पार्किंग हो, ठीक है, ये सारी चीज को हम क्या बोलते थे? अपर टेनेंट लैंड। क्या बोलते थे? अपर टेनेंट लैंड। कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, हुए नहीं। कौन कौन सा था? सर सेकंड के आपने कुछ केसेस दिए थे। अच्छा, चलिए इसका मुझे बताइए। केस नंबर 2 था। केस नंबर 2 ये आपका होमवर्क था, तो इसका तो मैंने एक्स और हाँ ZAB था, 3 केस थे, ये हो गए थे। आपके हो गए थे? नहीं हुए थे। कहाँ दिक्कत आ रही थी? पता नहीं, पहला केस तो हो गया था एक्स वाला, उसी तरह से एक्स तो मैंने इधर ही कराया था, वाई भी इधर ही कराया था। सर भाई तो पता नहीं वाई का गलत आ रहा है सर। वाई का आंसर कैसे गलत आएगा? वाई तो गलत नहीं कर रहा है। और कौन सा था? केस 3 था आपका। हां सर। केस 3 में क्या दिक्कत आ रही थी? केस 3 हुआ आपका? नहीं हुआ। तो देखो क्या है केस 3 में? फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इन द फॉलोइंग केसेस। म्युनिसिपल वैल्यू 1/20 और 1/20, ठीक है। फेयर रेंट 1/30 और 1/30। स्टैंडर्ड रेंट 1/10 और 1/10। एक्चुअल रेंट इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर कितना है? ये तो शायद मैंने इधर ही करा दिया था, आपको नहीं कराया था। ओके, 1/26 और 1/26। अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर 19-20 कितना है? 10,500 और इसका नील। कहाँ घूम रहे हो भाई? क्या पता नहीं है? 2:30 से होती है। हमने तो थोड़ी लेट ही स्टार्ट कर दी। चलो बैठो। 2:50 ढाई नहीं होते हैं। हाँ, 2:30 होते हैं ढाई। उसके बाद क्या है? पीरियड व्हेन द प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट 1 महीना और ये नील। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ द ईयर 19-20 पेड बाय एक्स ड्यूरिंग 19-20 पेड बाय एक्स एंड वाई आफ्टर 31 मार्च 2020। उसके बाद पेड बाय टेनेंट्स ड्यूरिंग 19-20। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब मुझे बताइए, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा, देखना। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टेप 1, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। सॉरी, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट बताइए कैसे निकालते हैं? अब ये एक है x और एक है y। सबसे पहले हम देखेंगे इसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है। म्युनिसिपल वैल्यू, हाँ जी,
एक्स और वाई है, दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू। बताइए दोनों का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? सर 1,20 और 1,20, ठीक है। 1,20,000 और 1,20,000। उसके बाद क्या लिखेंगे? फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है? 1,30 और 1,30, 1,30,000 और 1,30,000। उसके बाद क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट 1,10,000 और 1,10,000। तो मुझे बताइए मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट सर वो आया 1,10,000 और इसका भी कितना? 1,10,000। ठीक है यहाँ तक? क्योंकि आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे, ठीक है। इन दोनों का निकालना होता है हायर। बताओ हायर कितना आया? 1,30। उस हायर में से और इन दोनों स्टैंडर्ड रेंट में से लेना होता है लोअर। बताओ लोअर कितना है? 1,10। तो ये हमारा होता है एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 एक्चुअल रेंट निकालेंगे। एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। तो मुझे बताइए एक्चुअल रेंट कितना है मेरा? एक्चुअल रेंट है मेरा, एक्चुअल रेंट इफ प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर 1,26,000 और 1,26,000। सर यहाँ पे तो मैं लिखूंगा 1,26,000, यहाँ पे भी 1,26,000। मुझे बताइए मेरा अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? 10,500 और नील। तो मैं यहाँ पे माइनस करूंगा कितना? 10,500 और यहाँ पे कितना माइनस करूंगा? नील। अनरियलाइज्ड रेंट में माइनस करूंगा नील, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना आया? 1,15,500 और ये कितना आया? 1,26,000। अब मैं जब जीएवी ले लूंगा तो जीएवी कैसे निकालते हैं? पहले तो इन दोनों का क्या लेंगे? इन दोनों का क्या लेना है? हायर लेना है। तो मुझे बताइए हायर कितना ले लूं? इधर आएगा 1,15,500, इधर कितना आएगा? 1,26,000। बता दूंगा। इसमें माइनस क्या करेंगे? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। सार्थक आपसे हुए थे क्वेश्चन? किए थे घर में? अच्छा बाहर चले गए थे। तो कितना लॉस ड्यू टू वैकेंसी है? 1 महीने का यहाँ पे जो है किराया नहीं मिला है हमें। तो 1,26 अगर 12 महीने का किराया है तो बताओ 1 महीने का कितना आएगा? 10,500 मेरा 1 महीने का किराया है। तो मैं लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना माइनस करूंगा? 10,500 इधर माइनस करूंगा और इधर माइनस कितना करूंगा? 0। तो मुझे बताइए जीएवी कितना आया मेरा? 1,05,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा आएगा 1,05,000 रुपए और ये कितना आएगा? 1,26,000। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जैसे निकालूंगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बताओ कैसे निकालते हैं? फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले क्या लेते हैं? जीएवी कितना है? ये एक्स है और ये वाई है। एक्स का कितना है? 1,05,000 और इसका 1,26,000 और इसमें माइनस क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय एसएससी। बताइए इसके कितने पेड हैं? सर 19-20 में इन्होंने पे कर रखा है। 18,000 तो थे लेकिन सिर्फ 17,000 रुपये पे हो रखा है। 1,000 रुपये जो है ये मार्च के बाद पे हुआ है और इसने क्या किया है? सिर्फ 8,000 रुपये पे किया है। 1,000 रुपये इसने मार्च के बाद पे किया है और 9,000 रुपये तो टेनेंट ने पे किया हुआ है। तो बताइए कितना यहाँ पे लिखूं? एक्स का कितना लिखूं और वाई का कितना लिखूं?
क्योंकि हम पेड बाय एसएससी लेते हैं। एसएससी ने कितना पे किया है, इधर 17,000 और इधर 8,000। अच्छा, ये जो इसने मार्च के बाद पेमेंट किया है, क्या ये इस साल में आएगा? नहीं, जवाब है ये नेक्स्ट साल में आएगा। ठीक है, जिस साल पे हुआ रखा है उसी साल में माइनस हो जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा 17,000 और यहां पे कितना लिखूंगा, 8,000 रुपए। ठीक है, क्या निकला मेरा एनएवी? बताओ कितना आया? 88,000। और ये कितना आया? 1,18,000। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब इसमें माइनस क्या करूंगा मैं? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 क्या करूंगा? लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सबसे पहला कौन सा? ए, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन बताओ कितना आएगा? 30% ऑफ एनएवी। कितना? 26,400। और इसका कितना 30% आएगा? हाँ, 35,400। ठीक है, दूसरा डिडक्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन में लिख सकता हूं। क्या कोई है मेरे पास? क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं कितना निकालूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? कितना आएगा? 88,000 माइनस 61,600। और इसका हाँ 82,600। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, कहाँ गलती कर रहे थे? वो एक्सपेक्टेड रेंट जो एक्चुअल रेंट में कंफ्यूजन हो गई थी ना, कि मैंने सारा एक्चुअल रेंट में ही कर दिया था। एक्चुअल रेंट जो आपने लेना है, जो आपका निकलेगा अनरियलाइज्ड रेंट के बाद, इसमें और एक्सपेक्टेड रेंट में क्या लेना होता है हमेशा? हायर। और हायर से लेस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चल सकते हैं आगे। ये कॉपी करना है, कर लो। घर में क्वेश्चन ट्राई किए थे? इतनी उम्मीद तो नहीं करता मैं तेरे से। कहाँ गए थे? अलीगढ़। तो वापस कब आ गए? अच्छा, कैसे घूमती एक्सप्रेस से जाते हो? चलती एक्सप्रेस। घूमती एक्सप्रेस जाती है ना वहाँ पे? जो उधर बाटला हाउस से निकलती है। बाटला हाउस से फिर सिटी सेंटर जो है नोएडा, समझ गया मैं। डन। ये इनकम टैक्स है। इसमें जीएसटी वगैरह नहीं कटता? किसमें? रेंट पे। अगर आप किसी को रेंट पे करते हैं, मान लीजिए आप एक कंपनी है, ठीक है, आपने किसी को रेंट पे करना है, अगर उसका रेंट पूरे साल का 1,80,000 से ज्यादा है, ये आप पढ़ेंगे पीजीबीपी में, 1,80,000 से ज्यादा है, तो जब आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, टीडीएस के चैप्टर में भी आएगा कॉन्सेप्ट, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। सर्विस टैक्स यहाँ पे कोई ये नहीं है। तो उसको पेमेंट कौन करेगा? वो सप्लायर है? आप कंपनी हो, मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, तो मैं क्या हूं? मैं लैंडलॉर्ड हूं, ठीक है, आप कंपनी हो जो टेनेंट है। तो टेनेंट जब पेमेंट करेगा किसको? ओनर को। ओनर को, ठीक है, तो जब वो पेमेंट करेगा तो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा, टीडीएस कटेगा, ठीक है। जीएसटी ये तो इनकम है ना, इनकम टैक्स में कहाँ लगेगा जीएसटी? वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जीएसटी में तो पड़ती है ना, जैसे कोई रजिस्टर्ड कंपनी है वो
जीएसटी अलग है, वो अलग प्रकार का है। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं बता दूंगा। जीएसटी में जो ट्रीटमेंट होगा वो कहाँ पढ़ेंगे आप? जीएसटी में, उसके लिए अलग कानून है, 2019-20 समझे? दोनों चीजें तो पढ़नी है आपको, तभी तो पास होंगे। अगर खाली एक पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? सर टेनेंट का मीनिंग क्या होता था? टेनेंट मतलब होता है जो किराएदार है। हाँ तो सर फिर हमने ऐड क्यों नहीं करा, क्योंकि 2019-20 में तो आरडीएस के कर लिए। हम यहाँ पे जब म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करते हैं तो हम लेते हैं सिर्फ पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर, ठीक है? तो अगर टेनेंट ने पे किया है तो वो तो हमारी जेब से गया नहीं, तो हम उसको लेस क्यों करेंगे? ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था? सर बस यही था। यही थे, ओके। अब सुनना, एक व्यक्ति है, इसको तो जानते ही होंगे, कौन है ये? राम बाबू। राम बाबू के पास एक मकान है जो दिल्ली में है, एक मकान है जो राजस्थान में है, एक मकान जो है जो मुंबई में है, और एक मकान सार्थक के पास, कहाँ? अलीगढ़ में, ठीक है? और एक मकान इसका नोएडा में है। कितनी हाउस प्रॉपर्टीज हैं राम के पास? 5 हाउस प्रॉपर्टीज हैं। कितने सोर्सेज ऑफ इनकम? 5 कितने हेड्स ऑफ इनकम? नहीं 1 कितने हेड्स ऑफ इनकम? 1 1 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? अब राम ने कहा कि इस दिल्ली वाले घर में 4 महीने में रहता हूं, राजस्थान वाला जो बिल्डिंग है इसमें मैं बिजनेस करता हूं। क्या करता हूं? जैसे मैंने कहा कि मेरी बिल्डिंग मैं अपनी बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो सरकार ने कहा इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हटा दो। क्यों? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट देखना होता है पीजीबीपी हेड में। आपकी बिल्डिंग है तो इस पे आप डेप्रिसिएशन ले लोगे, वहां पे समझ में आ गई बात? प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं एसेट्स का। तो पीजीबीपी जब आप होगा तो पीजीबीपी में आपने दिखाया बिजनेस, बिजनेस में इनकम, इनकम के माइनस क्या करेंगे? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करोगे। फिक्स्ड एसेट्स दिखाओगे बैलेंस शीट में, उसमें क्या माइनस करोगे? फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसका, इस वाली बिल्डिंग का ट्रीटमेंट कहां पे होगा? पीजीबीबी में। कौन सी बिल्डिंग का? जिसमें आप बिजनेस करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक मुंबई में मेरा घर है, यहां पे रहता हूं मैं 2 महीने। एक अलीगढ़ में मेरा घर है, यहां पे रहता हूं मैं 4 महीने। कितने महीने हो गए? 10 महीने हो गए। और नोएडा में एक घर है, यहां पे भी 2 महीने रहता हूं। तो मुझे बताइए सेल्फ ऑक्यूपाइड कितनी? 4 मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 4 प्रॉपर्टीज मेरी कितनी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सरकार ने कहा, देखो पहले क्या कानून था, फिर कानून चेंज हो गया। पहले सरकार कहती थी कि तुम्हारे पास कितने घर हैं? मैंने कहा जी 5 है, एक मैं तो बिजनेस करता हूं। सरकार ने कहा इसको हटा दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हटा दो। अब कितने बचे? 4 घर की इनकम तुम अकेले कमा के बैठते हो, अकेले खा के बैठते हो। उसने कहा इनकम थोड़ी आ रही है, इनमें तो मैं खुद रहता हूं, ये तो मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यस और नो? जवाब सही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है। सरकार ने कहा एक काम करो, 4 में से एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, लेकिन रहता तो मैं 4 में हूं। सरकार ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। आपने अभी तक सुना है एक होता है लेट आउट, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या होता है लेट आउट? लेट आउट का मतलब क्या है? जिसको हम किराए पे देते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें खुद रहते हैं। तो ये चारों मकान मेरे किस कैटेगरी में आते थे? सेकंड वाली में, सेल्फ ऑक्यूपाइड में। क्लियर है यहां तक? सरकार ने कहा कि आप 4 में से एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। 4 में से कितने को? ये पहला कानून था। फिर कानून चेंज हुआ, अब सरकार कहती है कि 4 में से जितने भी आपके हाउस प्रॉपर्टी है, जो आप बोलते हो कि ये सारे मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, भले वो खाली है, आपने रेंट पे नहीं दिए, लेट आउट नहीं है वो, लेकिन आप इन सारी प्रॉपर्टीज में से सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। कितने को? 2। पहले क्या कानून था? 1 को मान सकते हैं। अब कितना है? 2 प्रॉपर्टीज को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। बाकी की जो प्रॉपर्टीज आपके पास बची है कितनी है? 2 बची ना। तो इनको मैं लेट आउट नहीं, इनको मैं डीम्ड लेट आउट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? डीम्ड टू बी लेट आउट। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार कहती है मैं मान लूंगी कि आपने ये मकान किराए पे दे रखा है और आपने यहां से पैसा कमाया। डीम्ड मतलब क्या होता है?
मान लेना, एज्यूम कर लेना। सरकार कहती है कि देखो मैं मान लूंगी कि आपने ये मकान किराए पे दिया था और वहां से पैसा आया था, वहां से पैसा आया था और उसी बेसिस पे टैक्स लगेगा। सर डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सरकार ने कहा कि इसका एनएवी हमेशा नील होगा। कितना होगा? एनएवी कितना होगा? नील। अगर एनएवी नील है तो बताइए म्युनिसिपल टैक्सेस या जीएवी ये कितने होंगे? ये भी नील होगा, ये भी नील होगा, तभी तो ये वाला फिगर नील आएगा। अब इसमें मैं माइनस करूंगा डिडक्शन 24A की, कितना आएगा? नील का 30%, वो कितना आएगा? नील। 24B का यहां पे क्यों नील क्यों आएगा? ये इसका तो कैलकुलेशन होता है, या तो 2 लाख रुपए होगा या 30,000 रुपए होगा। बताइए इस केस में क्या लॉस आने के चांसेस है ना? तो जब मैं, ये तो माइनस वाली फिगर है, ठीक है, तो अगर मैं निकालूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो ये तो नेगेटिव में जाएगा, 2 लाख या 30,000 रुपए। समझ में आया? अब अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से आपका लॉस आ रहा है, दूसरे से प्रॉफिट आ रहा है, तो दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं। ये क्या गिरा? अच्छा, तो दोनों को, कोई बात नहीं, रहने दो, दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में जिसको बोलते हैं सेट ऑफ। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ बोलते हैं। सेट ऑफ का क्या मतलब है कि आपके पास 2 बिजनेस है, यहां से आपने पैसा कमाया 1 लाख रुपए और यहां से आपका लॉस आया है 20,000 रुपए का। तो जब टोटल इनकम निकाली जाएगी, टोटल इनकम इज दिस प्लस दिस, सारे बिजनेस का मिला के, तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो वो कितना आएगा? 80,000, क्योंकि एक तो नेगेटिव फिगर है। ठीक है, ऐसे ही केस में होगा हाउस प्रॉपर्टी में। आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको प्रॉफिट मिला है, आपको इनकम मिली है 3 लाख रुपए की, कितने की? लेकिन यहां से लॉस मिला आपको 2 लाख रुपए का, तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल कितनी आएगी? 1 लाख रुपए। समझ में आ गई बात? तो इस लॉस का बेनिफिट हम उठा सकते हैं, यस और नो? ये कैलकुलेशन कब होगी? जब आपका मकान क्या होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, तब एनएवी नील आएगा, जीएवी भी नील ही होगा। क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस की देखना जरूरी है? नहीं। 24A देखना जरूरी है? नहीं। तो एक ही कैलकुलेशन होगा वहां पे 24B का। अब अगर आपका लेट आउट है, क्या है? लेट आउट है, प्रॉपर्टी क्या है? लेट आउट। तो आप पहले जीएवी निकालते हो, ठीक है, उसके बाद क्या करते हो? माइनस इसमें म्युनिसिपल टैक्सेस निकालते हो, उसके बाद आपका क्या आता है? ये एनएवी आ गया, इसमें क्या देते हो? डिडक्शन 24A का। आपका अमाउंट निकल के आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो डीम्ड लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट का कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही होगा। डीम्ड लेट आउट में मुझे बताइए म्युनिसिपल टैक्सेस होंगे, सॉरी म्युनिसिपल वैल्यू दिया होगा, ठीक है, नील क्यों होगा? कुछ नहीं बोला। किसमें डीप लेआउट में? हाँ, जो मैंने कहा कि आपके पास 4 प्रॉपर्टीज है, नील होगा ना? सुनो, 4 प्रॉपर्टीज है, चारों प्रॉपर्टीज का म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट होगा। हाँ, नील। ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज का क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट चारों का होगा। लेकिन सरकार ने कहा 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, ये आपकी मर्जी है किन 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लोगे। तो आपने जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? एनएवी नील, ठीक है, एनएवी नील आएगा। तो उसमें से एक ही चीज कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जो आप यहां पे डीम्ड लेट आउट का कैलकुलेशन करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे? लेट आउट के हिसाब से करेंगे। जैसे लेट आउट का कैलकुलेशन करते हो वैसे डीम्ड लेट आउट का करेंगे। अब म्युनिसिपल वैल्यू मान लीजिए मेरे पास आ रहा है 1,10,000 रुपए और फेयर रेंट आ रहा है मेरे पास 1,30,000 रुपए और स्टैंडर्ड रेंट मेरे पास आ रहा है 90,000 रुपए। तो मुझे बताइए एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितना? 90,000। एक्चुअल रेंट मेरा कितना होगा? सर जब किराए पे दिया ही नहीं तो एक्चुअल रेंट तो आएगा नहीं। तो इस एक्सपेक्टेड रेंट को क्या मैं बोल सकता हूं कि यही एक्सपेक्टेड रेंट मेरा जीएवी यहां पे होगा? क्योंकि इसमें मैं अनरियलाइज्ड रेंट माइनस भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने रेंट पे दिया ही नहीं, तो माइनस क्या करूंगा? लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये तो मेरा इतने महीने खाली था,
क्योंकि सरकार ने कहा कि मैं इसको मान लूंगा कि पूरा पूरा साल ये क्या था, किराए पे था, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हमेशा एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या माना जाएगा, जीएवी माना जाएगा। और जीएवी से आगे की कैलकुलेशन तो आपको आती है। जीएवी के बाद म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस, फिर एनएवी आएगा, फिर 24A, फिर 24B। समझ में आ गई यहां तक बात? पक्का? ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट डीम्ड लेट आउट का। आइए देखते हैं बुक में कोई क्वेश्चन इस पे। हाँ जी, कोई भी अपने 2 घर ले सकते हैं। हाँ। एग्जांपल है, तो ऐसे तो फिगर्स अलग आएंगे अगर हम अपनी तरफ से choose हाँ करें हाँ, कोई भी। आपको चूज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा कम किस में आ रहा है। मान लीजिए आपके पास 4 प्रॉपर्टीज है, हाँ। ठीक है, एक पे आप 2 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट उठा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरे पे 30,000 का मिल रहा है, तो ज्यादा टैक्स कहां बनेगा? अगर आपने 30,000 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया तो 30,000 लॉस आएगा। अगर आपने 2 लाख वाले को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया तो 2 लाख रुपए का लॉस आएगा। ठीक है, तो जब सेट ऑफ करोगे आपको देखना पड़ेगा सबसे कम प्रॉफिट, सबसे प्रॉफिट कम कैसे आएगा मेरा। तो ये जरा सबको ही निकालना होगा। हाँ, पहले तो सबको डीम लेट आउट मानना पड़ेगा, फिर सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा, फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? बट एग्जाम में इस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आते हैं। कितने भी घर हो तो 2 घर ही लेके चलेंगे? हाँ जी, हाँ जी, मतलब आपको कितने भी घर हो सिर्फ 2 का आपको ये मिलेगा। इसकी विधि क्या रही है? हाँ, पहले सरकार ने कहा कि आपको 1 का ही मिलेगा। इनको मैं बताता हूं, सरकार ने पहले कहा था कि 1 का ही बेनिफिट मिलेगा, आप 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे, क्योंकि आप हमें झूठ बोल रहे हो। अब आप कितने घर में रहोगे? 1 घर में, है कि नहीं है? 1 घर में रहोगे, तो जो आप 1 घर में रहोगे बाकी के घर तो आप किराए पे दे सकते हो। क्या पता आपने किराए पे दिया हो और हमें पता ना हो, इसीलिए हम मान लेंगे कि आपने किराए पे दे चुके हो। अब सरकार ने अमेंडमेंट ला के क्या कहा कि 1 नहीं 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। मान लो आपका एक घर है किसी गांव में और एक है शहर में, ठीक है, तो दोनों का क्या होगा कि कभी आप गांव में रहते हो कभी शहर में रहते हो, तो दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, बाकी उसके अलावा जितने घर हैं उनको क्या मान लो, डीम्ड लेट आउट मान लो। केस नंबर 5, केस नंबर 5, X owns a residential house property. It has 2 equal residential units, Unit 1 and Unit 2. While Unit 1 is self-occupied by X for his residential purpose, Unit 2 is let out, rent being 6,000 per month. Rent of 2 months could not be recovered. इसको मैं क्या बोलूंगा? Unrealized rent. कितना है? 2 महीने का कितना होगा? 12,000 रुपए। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 1,30,000 रुपए, स्टैंडर्ड रेंट इज 1,25,000 एंड फेयर रेंट इज 1,40,000। म्युनिसिपल टैक्स इज इम्पोज्ड एट 12% विच इज पेड बाय एक्स। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस फॉर द प्रीवियस ईयर बीइंग रिपेयर्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, ये कब लिया था लोन? 1998 को। फॉर कंस्ट्रक्शन द प्रॉपर्टी 63,000. Find the income of X for the assessment year 16-17 on the assumption that income of X from other sources is 1,80,000 रुपए। ठीक है, X की एक प्रॉपर्टी है जिसमें 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, यह है यूनिट 1 और यह है यूनिट 2। यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और यूनिट 2 लेट आउट है। यूनिट 2 से कितना किराया आता है? 6,000 रुपए। टोटल किराया कितना आना था? 72,000, लेकिन इसमें 12,000 में नहीं ले पाया। ठीक है, तो कितना होगा किराया? 60,000 रुपए मेरा एक्चुअल रेंट आया। ठीक है, अब मुझे इनका कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा कि एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अलग अलग यूनिट है। पहले ही हमारा हो चुका है कि मैंने कहा कि अगर एक घर है, इसके 2 फ्लोर है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक लेट आउट है, तो इसका कैलकुलेशन अलग हिसाब से होगा, क्योंकि लेट आउट का कैलकुलेशन अलग है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का कैलकुलेशन अलग होता है। इसमें तो एनएवी नील आता है। क्लियर है यहां तक? तो मुझे बताइए, ये एक ही मकान है और इसमें 2 यूनिट्स हैं, तो मैं कैलकुलेशन 1 करूं कि 2 करूं? 2 हो जाएंगी। लेकिन सर म्युनिसिपल वैल्यू तो एक ही दिया है, फेयर रेंट तो एक ही दिया है, स्टैंडर्ड रेंट तो एक ही दिया है, तो क्या करूं? हाफ कर लूं। 4 यूनिट है तो डिवाइड बाय 4 कर लूं, 8 यूनिट है तो डिवाइड बाय 8 कर लूं, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे करूं, अदर इनकम क्या होगा? मैं बताता हूं आपको।
केस नंबर 5, इधर ध्यान देना। केस नंबर 5, हाँ जी इधर ध्यान दे। केस नंबर 5 हमें क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एक हमारे पास है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक है लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे और लेट आउट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे बताइए म्युनिसिपल वैल्यू कितना ले लूं? म्युनिसिपल वैल्यू है सर हमारे पास कितना? 1,30,000। तो डिवाइड बाई 2 करो, कितना आएगा? 65,000। सार्थक सही है यहां तक? उसके बाद फेयर रेंट बताओ, फेयर रेंट कितना था? फेयर रेंट है सर हमारे पास 1,40,000। तो दोनों में बटेगा तो कितना होगा? 70,000। दूसरा है शायद 70,000। उसके बाद क्या है? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मेरा कितना है? स्टैंडर्ड रेंट है सर मेरा 1,25,000 रुपए। ठीक है, 62,500। तो 62,500 और 62,500। मुझे बताइए एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना आएगा? 70,000। ये आएगा 62,500 और इधर कितना आएगा? 62,500। क्लियर है? पहले तो इन दोनों का हायर निकाला, हायर और लोअर में से क्या निकालना है? इन दोनों का लोअर निकालना है। वो कितना आया? रिवर्स में आएगा क्या? एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है स्टैंडर्ड रेंट से। पहले तो एक्सपेक्टेड निकालते हैं लेकिन इसमें रिवर्स में ना 62,500 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आया। यहां तक क्लियर है सबको? तुम्हें समझ नहीं आ रहा आज क्योंकि लास्ट क्लास मिस हुई इसलिए दिक्कत है। अब जितना समझ आ रहा है उतना समझो, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्लास में ये सारी चर्चा हो चुकी है। हम लास्ट क्लास का प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अभी नया कॉन्सेप्ट अभी कुछ नहीं करा लिया। ठीक है, चलो मुझे बताओ इसके बाद क्या निकालना होता है? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कैसे निकाल लिया जाएगा? अभी हमने निकाला था 72,000 तो था टोटल मेरा, माइनस हम का क्या करेंगे? 12,000 रुपए करेंगे। बताइए ये किसका होगा, इसका कि इसका? लेट आउट वाले का कितना? 60,000 आएगा। 62,500। अब जीएवी बताओ कितना आया? 62,500। सर जीएवी इसका आएगा नील और इसका आएगा 62,500 क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। उसके बाद माइनस क्या करूंगा? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। मुझे बताइए म्युनिसिपल टैक्स कितना पे हो रखा है? रिपेयर किया है इसने। म्युनिसिपल टैक्सेस इम्पोजिट एट 12%। तो मुझे बताइए किसका 12% आएगा? इसी का 12% आएगा। बताओ इसका 12% कितना आया? 7,500। ठीक है, अब पहले ये बताना पड़ेगा कि म्युनिसिपल टैक्स इम्पोजिट एट 12% विच इज पेड बाय एक्स, मतलब पे हो चुके हैं। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस फॉर प्रीवियस ईयर बीइंग रिपेयर। बताओ क्या हम इसको ले लेंगे कहीं पे? नहीं। इंश्योरेंस नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बोरो हो रखा है लोन कब? 1998 में। तो मुझे बताइए कितना डिडक्शन मिलेगा इसमें? तो पहले एनएवी बताओ, एनएवी कितना आया? एनएवी इसका नील आएगा और इसका कितना आएगा? 55,000। इसके बाद क्या माइनस होगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। बताओ कितना? इसका तो नील आएगा 16,500, इसका 30%। ठीक है, उसके बाद 24B में कितना? इंटरेस्ट कितना है इसका? 63,000। अब 63,000 जो है 2 यूनिट्स का है, 2 यूनिट्स का है। तो मुझे बताइए कि मैं इसमें डिडक्शन कितना ले लूं? पहले तो कंडीशन देखनी है कि 2 लाख मिलेगा कि 30,000 रुपए मिलेगा। हाँ 30,000 मिलेगा। ठीक है, तो 30,000 तो दोनों का है, 15,000 रुपए। देखो हमने क्वेश्चन में इसको आंसर में क्या किया है। 30,000 और 31,500। सर ये क्यों लिया है? क्योंकि पुराना लॉ जो था वो कहता था लेट आउट पे 100% एग्जेम्प्ट होता है, इसीलिए कितना लिया था? टोटल कितना था? 30,000। देखो टोटल कितना था?
63,000 डिवाइड बाई 2, बताओ कितना आया? 31,500। तो जब मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करूं, वहां पे पुराना कानून था या तो 2 लाख मिलेगा या 30,000। 2 लाख तो मिलने से रहा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। 98 में लोन लिया है, ठीक है, अगर 99 के बाद लिया होगा तो 2 लाख मिल जाता है कि नहीं है, लेकिन ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए मैं किसको कितना दे रहा हूं? 30,000 रुपए का यहां पे माइनस कर रहा हूं। लेकिन यहां मैंने 31,500 बराबर किया था, बताओ क्यों? क्योंकि इससे पहले कानून था 100% विल बी एग्जेम्प्ट, 100% विल बी डिडक्शन। लेकिन अब कानून क्या है? या तो 2 लाख मिलेगा या 30,000। तो बताइए अब इसके केस में कितना होगा? यहां पे भी 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। मैंने कहा 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स में अगर मैं करूं 24B में, इधर भी 30,000 का डिडक्शन मिलेगा और इधर भी 30,000 का। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब कैलकुलेशन होगा तो 2 अलग अलग यूनिट्स का हो रहा है, ऊपर से तो हम अलग ही कर रहे हैं। म्युनिसिपल टैक्स को 2 बार, म्युनिसिपल वैल्यू को 2 में बांटा, फेयर रेंट को 2 में बांटा। तो जब इंटरेस्ट की बारी आएगी, इंटरेस्ट को कितने में बांटेंगे? 2 में। कितना इंटरेस्ट है? 63,000 डिवाइड बाई 2। तो एक का कितना आया? एक का आया 31,500। बट अलाउ कितना है? अलाउड है 30,000 एंड 30,000 दोनों में। तो मुझे बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई मेरी? ये तो -30,000 है और ये कितना है? इसका माइनस करो। तुझे ज्यादा ठंड क्यों लग रही है? पता नहीं, नेचुरल प्रॉब्लम। कितना आ रहा है? 55,000 माइनस 16,500 माइनस 30,000, 8,500 मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है। ठीक है, अभी रुको। जब मैं टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालूंगा, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, वो कैसे निकलेगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा? एक तो 8,500 है माइनस 30,000, बताइए कितना आया नेगेटिव में? 21,500 नेगेटिव, यस और नो? उसके बाद इसकी एक और इनकम है, कौन सी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना? 1,80,000 रुपए। 1,58,500 हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना? 1,80,000। तो मुझे बताइए टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है? 1,58,500। अगर मैं इस पे टैक्स निकालने के लिए बोलूं तो निकलेगा स्लैब रेट से, और स्लैब रेट से 0 से लेकर 2,50,000 तक तो नील है। ठीक है, तो इस पे टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। सिंस कैपिटल इज बोरोड बिफोर 1,499 फॉर कंस्ट्रक्शन, द मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड एज रिडक्शन इज 30,000। ये हमने देखा। ओके, ये इंश्योरेंस वगैरह क्या? हाँ जी, इंश्योरेंस का रिडक्शन वगैरह नहीं? इंश्योरेंस का कोई आपको 30% जो मिल रहा है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें सरकार कहती है सारे खर्चे इसी में आ जाते हैं, बाकी आप एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा डिडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी खर्चा दिया हो तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस होगा। हो गया कॉन्सेप्ट? हो गया। अब सुनो, केस नंबर 8 सुनना, केस नंबर 8 है, इधर ध्यान दो। एक्स जिसकी एज कितनी है? 55 साल, ओन्स 4 हाउस प्रॉपर्टीज, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर 42,000, इनका नील है। अनरियलाइज्ड रेंट इसका 3,500 है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय एक्स 500, 7,000, 9,000। पेड बाय टेनेंट
3000 नील नील और नील। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मई 31 को, मई 31 को, मार्च 31 को, अप्रैल 1 को। 2014, 2014, 2014, 2013। ओके, रिपेयर किया है इसने, कलेक्शन चार्जेस किए हैं, लैंड रेवेन्यू है, ग्राउंड रेंट है, उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, लेट आउट फॉर रेसिडेंस, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस। मुझे एक बात बताओ, ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस है, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये पीजीबीपी में चला जाएगा। क्लियर है? अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस, इसका ट्रीटमेंट होगा। तो जब मैं इसका एनएवी निकालूंगा, एनएवी कितना आएगा? नील आएगा। तो मुझे बताइए, एनएवी नील है तो मुझे ये देखना है कि इसमें एक ही फिगर आनी चाहिए, कौन सी? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। इसमें भी क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। अच्छा, दो प्रॉपर्टीज तो हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप एक काम करो, लैंड रेवेन्यू पे करके बनता है क्या है? इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस मत मान लो, इसको मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस। अब कितनी प्रॉपर्टीज होगी मेरी? 3 प्रॉपर्टीज रेसिडेंस के लिए है। 3 में से तो 2 को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता हूं और एक को क्या मानना पड़ेगा? डीएलओ। डीएलओ मतलब डीम्ड टू बी लेट आउट। ओके, प्रॉपर्टी 1 रिमेन्स वैकेंट फॉर 2 मंथ्स। प्रॉपर्टी 1 रिमेन, ये तो लेट आउट है तो वैकेंट रही है 2 महीने के लिए। ओके, X borrows 30,000, 40,000 and 65,000 for construction of house 1, 2 and 4. हाउस 1 के लिए इसने कितना लिया? 30,000 रुपए। हाउस 2 के लिए 40,000। हाउस 4 के लिए 3 के लिए नहीं दिया है तो उसको भी रहने दें। डेट ऑफ बोरोइंग इज 15 जून 2009। डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज दिसंबर 31, 2013। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 15%। बिजनेस इनकम ऑफ एक्स इज फॉर द प्रीवियस ईयर 2015-16 इज 13,55,000। डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17 ऑन द एजम्पशन दैट ही कंट्रीब्यूट्स 1,40,000 टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ये चीजें तो आपने अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी रहने दें क्योंकि ये चीजें आपने अभी पढ़ी नहीं है, इसको मार्क कर लें। टैक्स लायबिलिटी मांग रहा है ना, क्योंकि पीजीबीपी भी आपने अभी नहीं किया है। इसमें 2-3 चीजें हैं तो इसको आप मार्क करके रखो, ये मैं पीजीबीपी के बाद कराऊंगा। केस नंबर 8 लिख के रखो इसमें, आफ्टर पीजीबीपी। आफ्टर पीजीबीपी मुझे याद दिलाना कि उसके बाद ये करना है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू अभी कुछ मत बोलो, ठीक है। चलो एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है डीम्ड ओनर। एक होता है ओनर और एक होता है डीम्ड ओनर। एक होता है ओनर और दूसरा होता है डीम्ड ओनर। हाउस प्रॉपर्टी में मैंने पहले का कुछ नहीं रखा है, आलतू फालतू की कुछ चीजें हैं जिनको मिला के एक चैप्टर बना है, ठीक है। और इसमें आप 5 से 8 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। इसमें सिंपली कैलकुलेशन होता है जीएवी का और इंटरेस्ट ऑन लोन का, बाकी और कोई कैलकुलेशन नहीं है, बाकी तो सारा कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर, मैंने पहले लिखवाया था आपको डेफिनेशन में, ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। सर डीम्ड ओनर कौन होता है? मान लीजिए ये 4 लोग हैं, इन्होंने कहा कि एक जगह पे एक जमीन का टुकड़ा है, हम यहां पे रहेंगे। चारों दोस्त हैं, चारों ने कहा क्यों ना एक ही जगह हम रहें, लेकिन चारों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं था। इनमें से एक व्यक्ति था गोपाल, जिसने कहा कि आप सारा पैसा मुझे दे दो, मैं यहां पे इस जमीन पे जमीन खरीद के यहां पे एक बिल्डिंग बनाऊंगा, 4 फ्लोर बनाएंगे,
ठीक है, सबको एक एक फ्लोर मिलेगा, ठीक है ना, हो सकता है ऐसा। 4 लोगों ने डिसाइड किया कि एक मकान ले लेंगे, ठीक है, 4 फ्लोर जिसमें होंगे उसमें हम रहेंगे। चारों दोस्त हैं कि सारे दोस्त एक साथ रहेंगे, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। इन तीनों ने सोचा कि अगर हमने गोपाल को पैसा दे दिया तो बताओ क्या होगा, कि गोपाल कहीं पैसा लेके भाग गया तो 1-1 करोड़ देना है, 1 करोड़ इसका, 1 करोड़ इसका, 1 करोड़ इसका और 1 करोड़ इसका। अब ये सोच रहे कि हमने 3 करोड़ दिया और गोपाल 3 करोड़ लेके भाग गया तो भरोसा नहीं। तो गोपाल को जब ये पता चला कि इनको मेरे पे भरोसा नहीं है, गोपाल ने इनको कहा कि आप एक काम करो, हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी के नाम पे एक अकाउंट खोलेंगे, जो भी पैसा डालेंगे इसी अकाउंट में डालेंगे, जो भी पैसा निकलेगा इसी अकाउंट से निकलेगा। इस अकाउंट से तभी पैसा निकलेगा जब आप सारे मेंबर्स उस पर सिग्नेचर करेंगे चेक पे। समझ में आ गई बात? जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे वो उस चेक पे सिग्नेचर करेंगे तो ही पेमेंट अकाउंट से निकलेगा। इन्होंने कहा चलो ठीक है, एग्री हो गए सारे। सबने कितना इसमें डाला, 1-1 करोड़ रुपए, तो अकाउंट में कितने आ गए, 4 करोड़। 4 करोड़ में इन लोगों ने 4 फ्लोर बनाए, चारों को 1-1 फ्लोर मिला, ठीक है। मुझे बताइए, अब ये प्रॉपर्टी या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है या लेट आउट हो सकती है, डिपेंड करता है कि नेचर इन्होंने किराए पे देना है या इन्होंने खुद रहना है। अब चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या लेट आउट हो, कैलकुलेशन तो दोनों में जाएगा। लेट आउट का कैलकुलेशन अलग है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग है कि नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तो है दोनों का। मुझे आप एक चीज बताइए, यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि इसका ओनर कौन, इस जमीन का, इस बिल्डिंग का ओनर कौन, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, ये ओनर इसका है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका ओनर कौन? इसका ओनर कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि जो जमीन आपने खरीदी थी वो खरीदी है सोसाइटी के नाम पे। जो बिल्डिंग आपने बनाई, बताइए किसने बनाई है? सोसाइटी के अकाउंट से पैसा निकला है सारा, ठीक है। तो ये बिल्डिंग किस नाम की होगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे होगी। आप में से कोई सोसाइटी में रहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है? कोई नहीं, ठीक है। तो जो सोसाइटी में होते हैं ना, वहां पे एक मेंबरशिप होती है, सोसाइटी की मेंबरशिप होती है। तो आपको जो भी फ्लैट मिलेगा या कोई भी सामान मिलेगा वो सोसाइटी का ही होता है, आपका अपना कुछ नहीं होता। आप उसको खरीदते हैं बट वो आपका नहीं होता, वो किसका होता है? सोसाइटी का होता है। उसका ओनरशिप हमेशा सोसाइटी के पास रहेगा, ठीक है। कल को सोसाइटी को अगर लगा कि हाँ ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, तो वो आपको पैसा पकड़ा के वहां से चलता रवाना कर देंगे, ठीक है। इसीलिए वो ओनरशिप अपने पास रखते हैं कि कल को कोई हमारे साथ गड़बड़ ना करे। अब सोसाइटी का ओनरशिप आपके पास नहीं है, सोसाइटी के पास है। इस मकान का ओनर कौन? सोसाइटी, ठीक है। तो टैक्स किस पे लगना चाहिए? सोसाइटी पे, क्योंकि हमने कहा कि ओनर अगर है मकान का तो उसी को टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन सरकार ने यहां कहा कि ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर में सरकार ने कहा कि ये जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है, गोपाल के नाम पे, तो इसका डीम्ड ओनर गोपाल है। कौन है? ऑल्दो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द ओनर, बट आई विल कंसिडर ओनर कौन? गोपाल। तो मैं टैक्स किस पे लगाऊंगा? गोपाल पे लगाऊंगा। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं। ये व्यक्ति हैं सार्थक पांडे, ठीक है। सार्थक ने कहा कि मेरी बिजनेस इनकम है, पीजीबीपी से इनकम है 8 लाख रुपए। कितना? 8 लाख रुपए। और मेरे पास एक मकान है, इस मकान से रेंट आता है। कितना आता है? रेंट आता है सर 4 लाख रुपए। कितना? 4 लाख रुपए। अब सार्थक ने कहा कि देखो 8 लाख तक तो ठीक है, 5 लाख तक तो नील है, 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 कितना? 12,500। उसका तो डिडक्शन मिल जाता है वैसे ही, रिबेट अंडर सेक्शन 87A बताया था ना बेसिक्स में। 87A में रिबेट मिलता है 12,500 का, पहले 2500 का मिलता था, फिर 5,000 का। याद आया? नहीं बताया था? चलो ठीक है। रिबेट होता है, रिबेट, ये हमें आगे और भी पढ़ना है। रिबेट 87A में हम लेते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है
तो आपको रिबेट मिलेगा टैक्स में 5,000 रुपए का। कितना? फिर सरकार ने अमेंडमेंट करके कहा कि अगर आपकी इनकम 3,50,000 रुपए तक है तो आपको रिबेट मिलेगा 2,500 रुपए का। टैक्स में से माइनस करेंगे इतना अमाउंट, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगा उसमें से इतना माइनस करेंगे। अभी जो कानून चल रहा है उसमें सरकार ने कहा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 का रिबेट मिलेगा। कितना? तो मुझे बताइए 5 लाख तक नील हो गया कि नहीं हो गया? 5 लाख तक नील है। उसके बाद रिमेनिंग 3 लाख पे कितना परसेंट देना पड़ेगा? 20% देना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए 3 लाख का 20% कितना आएगा? 60,000 रुपए। अगर सार्थक की इनकम सिर्फ 8 लाख रुपए होती तो टैक्स कितना बनेगा? 60,000 रुपए। ठीक है, नहीं गलत बता रहे हैं आप। 3 लाख का 20% कितना आएगा? 60 आ रहा है? 60,000 आ रहा है? चलो 60,000 रुपए। लेकिन सार्थक की इनकम जैसे ही इस 4 लाख से बढ़ गई, इनकम कितनी होगी? 12 लाख। अब 12 लाख पे जब टैक्स निकलेगा 5 लाख तक तो 12,500 आएगा। 12,500 प्लस 1 लाख। 1 लाख कैसे आया? कैसे? 5 से 10 के बीच में। उसके बाद 2 लाख पे कितना? वो तो तब है ना जब आपकी इनकम कितनी है, जब आपकी इनकम 5 लाख तक है। यहां तो इनकम कितनी है? 12 लाख है। समझ में आ गई बात? ठीक है, 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60,000। बताओ टैक्स कितना आया? 1,72,500। सार्थक को लगा कि यार यहां पे अगर मेरी इनकम 8 लाख ही होती तो टैक्स कितना जाता? 60,000। लेकिन जैसे ही ये 4 लाख वाली इनकम मेरी इनकम में आ गई, टैक्स कितना जा रहा है? 1,72,500। जो ये 8 लाख का 20% 60,000 है। नहीं 3 लाख का डिफरेंस है, 5 से 3 लाख के बीच में। 5 लाख तक तो कितना है? नील है। नील है। उसमें इसमें 12,500 और जुड़ेगा क्योंकि आपकी इनकम ये बढ़ जाएगी। 5 लाख तक अगर होती तो 12,500 का छूट मिल जाता, लेकिन इनकम 8 लाख की है। तो मुझे बताइए यहाँ पे 72,000 जाता, 72,500 जाता, यस और नो? लेकिन अब कितना जा रहा है? 1,72,500। इस 4 लाख की वजह से मैं कितना दे रहा हूं? 1 लाख एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा हूं। तो सार्थक ने क्या किया कि इस मकान का रेंट जो है ये इनके नाम ट्रांसफर कर दिया। ये कौन है? श्रीमती जी। ठीक है, सार्थक ने अपनी रेंट की इनकम क्या कर ली? ट्रांसफर कर ली। किसको? अपनी वाइफ को। क्या इसने मकान ट्रांसफर किया? जवाब है नहीं। क्या ट्रांसफर किया? सिर्फ रेंट की इनकम ट्रांसफर किया। सरकार ने कहा आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या नाम है? क्लबिंग ऑफ इनकम। ये आपको एक चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर में भी मैं बताऊंगा कि इस इनकम को जहां पे एसेट ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ इनकम ट्रांसफर होती है, वो इनकम ट्रांसफरी की इनकम नहीं मानती। ट्रांसफरी कौन? जिसको ट्रांसफर होता है। ट्रांसफरर कौन? जो ट्रांसफर कर रहा है। ये इनकम ट्रांसफरी की इनकम ना मान के किसकी इनकम जोड़ी जाती है? ट्रांसफरर की इनकम में। तो मुझे बताइए, सार्थक ने कहा कि मेरी इनकम से अब सिर्फ कितनी है? 8 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन सरकार ने वापस से उठा के थप्पड़ मारा वापस सार्थक को और कहा कि ये ले 4 लाख और तुम्हारी इनकम कितनी है? 12 लाख। मिसेस सार्थक की इनकम भी जोड़ दी। कहां? सार्थक में। सार्थक की इनकम है। अब यहां पे और वहां पे क्या डिफरेंस है? वहां पे सार्थक इज ट्रांसफरर और मिसेस सार्थक इज ट्रांसफरी। तो इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम। लेकिन यहां ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? यहां पे सरकार ने कहा देखो आपने मकान ट्रांसफर कर दिया, इनकम ट्रांसफर कर दी, मकान भी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब बिल्डिंग ट्रांसफर हो गई किसके नाम? मिसेस सार्थक के नाम। तो इनकम किसकी? मिसेस सार्थक की। ठीक है, लेकिन ये अभी भी एक साथ रह रहे हैं, खुश हैं आपस में। तो सरकार को ये चीज सही नहीं लगा। सरकार ने कहा देखो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप जो कस्में खाई हैं वो तोड़ दो, साथ साथ जीने मरने की कस्में जो खाई हैं वो तोड़ दो, मतलब एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, आप अलग हो जाओ। तब तो जो आप मिसेस सार्थक की इनकम है ये 4 लाख रुपए मानूंगा, अदरवाइज ये इनकम मिसेस सार्थक की नहीं है,
ये मिस्टर सार्थक ही है। समझ में आ गई बात? तो यहां पे ओनर तो मिसेस सार्थक ही है, लेकिन डीम्ड ओनर सरकार किसको मानती है? सार्थक को मानती है। समझ में आ गई बात? तो डीम्ड ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर ऑल्सो। तो अगर कोई ऐसा प्रोविजन आता है जिसमें कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है लेकिन ओनरशिप नहीं हो रहा, सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, तो वह वापस कहां माना जाएगा? वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? जो डीम्ड ओनर होगा। अगर ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई लेकिन ये स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर लिया लेकिन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट नहीं है, दोनों साथ साथ में रह रहे हैं, तो क्या होगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा। कौन? ट्रांसफरी नहीं, ट्रांसफरर। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? इनकम ट्रांसफर हो कर सकती है। मेरे पास एक मकान है, ठीक है, और मैं बिजनेस भी करता हूं। मैंने कहा मेरी बिजनेस से इनकम है 10 लाख रुपए, मकान से कमाता हूं 5 लाख रुपए, ठीक है, तो 15 लाख में मैं टैक्स नहीं देना चाहता, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी ये इनकम 5 लाख जो है अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। कैसे करेंगे उसको? लिखूंगा, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली क्या लिखूंगा? एक एग्रीमेंट बनाऊंगा कि हाँ आज के बाद ये इनकम जो है मेरी वाइफ की हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा? वो फिर वाइफ टैक्स देगी। हाँ, समझ में आ गई बात? ट्रांसफर कैसे होता है? ओके, चीज़ पूछनी है। बिल्कुल पूछिए। जो आप रिबेट का बता रहे थे अभी, जैसे उसने मतलब अगर हमारे 5 लाख से एक्सीड हो गए तब हम मतलब उस पर कोई रिबेट नहीं है, 5 लाख से एक्सीड होगी तो रिबेट नहीं है। और अगर हमारा सिर्फ 5 लाख के 5 लाख तक इनकम है तो नील ही हो जाती है, ठीक है, ऑल्दो कि आपका इंटरेस्ट नहीं बना। लाख भी होगी तब भी हमें फिर देनी पड़ेगी 12,500 उनको। जैसे 6 लाख होगी, अगर 6 लाख इनकम होगी तब तो रिबेट नहीं मिलेगा, 5 अगर लाख 1 लाख ठीक है। तो देना पड़ेगा। 5 लाख 1,000 तब तो एक तो 12,500 जुड़ेगा और उस 1 लाख का 20% 20,000 रुपए जुड़ेगा, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना बनेगा? 32,500। क्लियर है? 5 लाख 2,000 हुई। हाँ? 5 लाख 10,000 हुई। 5 लाख 10,000 है तो आपकी इनकम को कितना माना जाएगा? 5 लाख 10,000 ही माना जाएगा, ठीक है। 12,500 प्लस कितना? 10,000 का, 5 लाख से एक करोड़ exceed हाँ हुआ हो गया तो वो उसमें अकाउंट हो जाएगा। मार्जिन लीव वाला इसमें लगे कौन सा? मार्जिन रिलीफ कहाँ लगता है नालायक? सरचार्ज के केस में। अच्छा, सरचार्ज का आपको मैंने बताया था कि अगर आपकी इनकम अप टू कितना 150 लाख है तो सरचार्ज का रेट कितना है? 10%। और अगर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ है, 1 करोड़ से अबव की आ गई ना, 50 लाख से अगर आपने कहा था 50 लाख से अबव तो 10। हाँ चलो 1 करोड़ से अबव कितना? 15%। अप टू 2 करोड़, 15%, 2 करोड़ तक 15% है, और 2 करोड़ से एक्सीड हो गया 5 करोड़ तक तो इसमें 25%। सरचार्ज हाँ, 5 करोड़ से एक्सीड कर गया तो 37% सरचार्ज। ऐसा 100% किसमें? 100% सर ये तो सारा गवर्नमेंट दे दी। ये 2 चीजें नहीं बताई थी आपको, हाँ सर। ठीक है। चेंजेस हैं अभी आएगा। अभी तो देखो आएगा। नहीं, रिसेंट चेंज है तो अपडेट मैंने सोचा कर लूं, बुक में मैंने अपडेट कर दिया है, बुक भी आपको मिली। हाँ रिसेंट चेंज है। तो असेसमेंट ईयर, अगर देखो आपका जो एग्जाम है कब? दिसंबर में। दिसंबर में तो आपके लिए असेसमेंट रिलेवेंट कौन सा होगा? 1920 वाला। असेसमेंट ईयर कौन सा? असेसमेंट ईयर कौन सा? 20-21 होगा ना? 20-21 होगा, तो 20-21 में ये चेंज एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर आपका असेसमेंट ईयर 19-20 होता तो सिर्फ इतना होता। तुम्हारा बेसिक किसका है? आपका 20-21 है ना, असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा आपका? असेसमेंट बेसिक क्यों आएगा? पेपर है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, दिसंबर में पेपर है, ठीक है, तो दिसंबर में आप कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ोगे? 1920 वाला, तो ये तो प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 20-21, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। तो सर हम पढ़ेंगे तो 19-20 के बाद का डिटेल पेपर ना। में तो 19-20 आएगा ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, वो आएगा तो फरवरी के बाद ना। अरे रुक जाना। मुझे एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर अगर 19-20 है, ठीक है, तो एप्लीकेबल है ये सारी चीजें। अब टैक्स में ये नहीं बोला जाता कि प्रीवियस ईयर नहीं बोला जाता, टैक्स का मतलब होता है असेसमेंट ईयर 20-21 में ये चेंजेस है, लेकिन असेसमेंट ईयर अगर 19-20 है तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 18-19, तो ये तो पुराना हो गया, समझे मेरी बात। तो 18-19 के लिए ये वाली सरचार्ज ठीक थे, लेकिन मैं जब टैक्स रेट्स आपको कराऊंगा ना, टैक्स रेट्स में मैं इसको दोबारा कराऊंगा,
ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। जब टैक्स रेट्स कराऊंगा उसमें कंपनी का अलग टैक्स रेट है, फर्म एलएलपी का अलग टैक्स रेट है, वहां पे दोबारा करा दूंगा। ये सरचार्ज ये सब- हाँ, सरचार्ज का भी सरचार्ज का एक बार और डिस्कशन करेंगे हम। इंडिविजुअल के लिए या फिर सबके लिए है? सबके लिए है, बाकी किसी किसी के लिए ना, देखो अगर मैं बात करूं कंपनी का या फर्म का, इनके लिए अलग सरचार्ज है। फर्म के लिए सरचार्ज लगता है अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई, ठीक है, तो इस पे सरचार्ज लगता है 12% का। अब ये तो अलग अलग रेट्स है ना, तो ये टैक्स रेट्स हम एक दिन पूरा इसको कर लेंगे, एक दिन इसी पे डिवोट करेंगे कि एक क्लास टैक्स रेट्स पे ही चलेगी। हर किसी का टैक्स रेट, कंपनी का, फॉरेन कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी है तो क्या है, फर्म का कितना है, इंडिविजुअल का कितना है, इस सब पे टैक्स रेट्स पे क्लास चलेगी, ठीक है। तो अभी ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया कि कोई आपको बाहर पूछे कि बताओ सरचार्ज का रेट क्या है, आपने कहा 10 और 15, वो बोले चल पता ही नहीं है तुझे, इसीलिए पता होता ना कभी, फिर आप मुझे अरे सर आपने तो बड़ी गड़बड़ कर रखी है, तो बोला ही नहीं आपने, बोल दिया, बट डिस्कस करेंगे बाद में, ओके। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बचता है जो हमने, सर ये हाउस प्रॉपर्टी बताओ। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल का बात कर रहे थे। इसमें हमने एक देखा था कि ये 2 तरीके का होता है। एक हमने देखा था कि एक है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का और दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन लाख रुपए का, और अदरवाइज कितने का मिलेगा, अदरवाइज 30,000 रुपए का मिलेगा, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, आपकी इनकम किस दिन से स्टार्ट होती है? जब आपने लोन लिया उस दिन से स्टार्ट होती है, या जब आपने पैसा, जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होती है तब से स्टार्ट होती है? तब से हमने पैसे क्या चीज दिए। दोबारा बोलते आपने लोन लिया, ठीक है, अब लोन पे इंटरेस्ट किस डे से पेमेंट करते हो? फर्स्ट डे से, जिस दिन लोन लिया उसी दिन से मतलब इंटरेस्ट लगना शुरू होता है, या बैंक वाले वेट करते हैं कि नहीं पहले तुम बिल्डिंग बनाओ, जब बिल्डिंग से इनकम आना शुरू हो जाएगा, जिस दिन लोन ले लिया? अच्छा, इनकम कब आएगी? इनकम भी पहले दिन से आएगी क्या? नहीं, कब आएगी? जब आपका बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है 10 सितंबर 2019 को। ये कौन सा प्रीवियस ईयर है? 19-20 प्रीवियस ईयर है। क्या इसके बाद आप इस मकान को किराए पे दे सकते हैं? खुद रह सकते हैं, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि जो यहां तक एरिया है, ये साल है 19-20 साल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। मुझे पता है आप बहुत थकते हैं, आप 2-3 क्लासेस लेते हैं मेरे क्लास से पहले, तो जब मेरी क्लास में आते हैं तो बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है, ठीक है। तो हाँ, मैं कह रहा हूं एडजस्टमेंट हो सके तो एडजस्टमेंट किस तरह का चाहते हैं आप? मतलब टाइम चाहिए। क्लासेस होगी, तो ट्यूसडे में होगी 3 क्लास, सैटरडे को ले लेकर पूरे 24 घंटे। पीटीएस नहीं सर, सही रहा है। सो तो है नहीं बात। सो नहीं रहे, समझ आ रहा है। अच्छा, पता ना क्या बताया था वैसे ने? क्या नहीं दिया? मतलब मुझे नहीं सुनाई दिया, कुछ आ रहा है। वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही आ रहा ये तो ज्यादा ही महान है, बताओ। अल्ट्रा लीजेंड्स। अच्छा वही चल रहा है, ठीक है। नालायकों की हद होती है, यहाँ उनके भी लीजेंड्स बैठे हैं, बताओ। सार्थक जी, ठीक है, सुनो क्या होता है। 19-20 में यहां पे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो यहां से यहां तक जो आपका इंटरेस्ट होगा, इसको मैं बोलूंगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो जब आप इनकम निकालेंगे किस साल की? 19-20 की जब इनकम निकालेंगे, उसमें से जब इंटरेस्ट 24B का माइनस करेंगे, तो कितना माइनस करोगे? प्री वाला कि पोस्ट वाला? दोनों ही करेंगे। दोनों क्यों करोगे भाई? इंटरेस्ट तो प्री वाला करेंगे सर। प्री वाला क्यों करोगे? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का करोगे ना सर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तो पूरा है,
रेलिवेंट ईयर तो पूरा है, लेकिन प्री का ट्रीटमेंट अलग है, वो तो मैंने अभी सिखाया नहीं। प्री का कैसे करते हैं हमने अभी कौन सा सिखाया? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का, कि अगर आपका इंटरेस्ट मकान बनने के बाद जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, जिस साल में उसका इंटरेस्ट लगा है, एक्रू हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, उसका यहां पे डिडक्शन दे दो, या तो 2 लाख या तो 30,000 रुपए। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन का तो अभी मैंने बताया नहीं है। आइए जरा पहले डिस्कस करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में। सरकार ने कहा कि अगर आपका कोई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट जो होगा ये मैक्सिमम कितने साल का हो सकता है? 5 साल। वैसे बिल्डिंग तो 10 साल में भी बन जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ वही इंटरेस्ट लेना है जो पिछले कितने साल का? 5 साल का होगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि दिस बिल्डिंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अब यहां पे ये है 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 5 साल है। इस साल में आपने इंटरेस्ट पे किया है 50,000 रुपए, इस साल में इंटरेस्ट पे किया है 60,000 रुपए, इस साल में इंटरेस्ट आपने किया है 1 लाख रुपए, और इस साल में इंटरेस्ट पे हो रखा है 40,000 रुपए। और इस साल का इंटरेस्ट सर 30,000 रुपए जो है ये प्री है, और 30,000 रुपए जो है ये पोस्ट है। ये प्री है, ये पोस्ट है, ठीक है। सितंबर तक प्री, सितंबर के बाद पोस्ट। अब बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 24B में माइनस करोगे क्या? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, ठीक है। तो उस अमाउंट में क्या लिखोगे? एक तो ये पोस्ट वाला लिखोगे, और जिस साल में आपने कंप्लीट किया है, अगर उस साल में कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो उनको जोड़ो। 80,000। 80 क्यों जोड़ोगे? सर 2 लाख का डिडक्शन ही करेंगे। सुन तो ले लड़की, यहां पे मैं बोल रहा हूं 24B में कितना आएगा, ठीक है। एक तो ये पोस्ट वाला आएगा, प्लस इसमें जुड़ेगा कि अगर पिछले साल का ही, इसी साल का 1920 में कोई मेरा प्री कंस्ट्रक्शन है, तो प्री कंस्ट्रक्शन में 1920 का कितना है? 30,000। ये मेरा जुड़ा 30,000। प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्री मतलब जब बिल्डिंग बनती है उस टाइम का जो इंटरेस्ट होगा उसको मैं बोलूंगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट कंस्ट्रक्शन, अब बिल्डिंग कंप्लीट है, अब इसमें या तो आप खुद रहते हैं या आपने किराए पे दिया है, उस पीरियड का इंटरेस्ट बोलेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। समझ में आ गया? हाँ, अब यहां पे और जोड़ना पड़ेगा, ये जो इतने साल है 2.5 लाख। इनका तो डिडक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो पे आपने कर रखा है, इसका डिडक्शन कैसे मिलेगा सर? सरकार ने कहा इन सबको जोड़ दो। बताओ कितना आया? 2,50,000 रुपए। इसको डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आएगा? 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए हर साल आप 5 साल तक लेते रहो, ठीक है। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको लेना है इसका बेनिफिट। अगर यहाँ पे 10 लाख भी होता या 12,50,000 भी होता तब भी डिवाइड पे कितना होता? 5 ही होता, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता। अब यहाँ पे 2.5 लाख रुपए है, तो मैं और कितना जोड़ूंगा यहाँ पे? 50,000। एक तो मैंने ये 30 जोड़ा जो पोस्ट का है, प्लस क्या जोड़ा? सेम ईयर में कोई मेरा प्री कंस्ट्रक्शन है वो भी जोड़ा, प्लस जो टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है उसको एक जगह रख के डिवाइड बाय कितना किया? 5 किया। तो एक इंस्टॉलमेंट में यहां ले लूंगा। अच्छा, नेक्स्ट जब मेरा साल आएगा 20-21, तो मैं एक तो जो 30,000 रुपए में या 60,000 रुपए में रेंट दे दूंगा, उसमें तो मेरा कोई प्री वाला होगा नहीं, प्लस इसमें जुड़ेगा क्या? सेकंड इंस्टॉलमेंट किसका? 50,000 का। समझ में आई बात? यहां ये समझ आया? जब 20-21 छोड़ो, जब 21-22 आया, मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का 70,000 रुपए। अभी भी क्या जुड़ेगा? 50। इसमें और जुड़ेगा। क्यों 50 जुड़ेगा? कितने इंस्टॉलमेंट हो गए?
अभी 3 हो गए, 2 और आएंगे। ठीक है, कौन कौन से ईयर में? 22-23 में और 23-24 में। अब साल आया मेरा 24-25। तो इस साल में मुझे बताइए, मैंने इंटरेस्ट पे कर रखा है 80,000 रुपए का, क्या मेरा कोई प्री कंस्ट्रक्शन होगा? नहीं, अब तो कोई नहीं आएगा सर। समझ में आ गई बात? तो कितने इंस्टॉलमेंट प्री कंस्ट्रक्शन के बनाएंगे? 5, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किसके साथ जोड़ेंगे? जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का है। अच्छा, मान लीजिए मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो वाला है 1,80,000 रुपए। कितना? 1,80,000 रुपए। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो मैं 2 लाख का तो डिडक्शन ले सकता हूं। ठीक है, 1,80 ये है, प्लस इसमें प्री का जुड़ेगा कितना? 50। ठीक है, 21-22 की बात हो रही है, प्री का कितना जुड़ेगा? 50। तो ये कितना बन रहा है टोटल? 2,30,000। लेकिन सरकार ने कितना कहा है, मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकते हो? 2 लाख का ही डिडक्शन ले सकते हो। अब सर प्री वाला कंस्ट्रक्शन को तो बेनिफिट मिला ही नहीं। समझे मेरी बात? प्री का तो बेनिफिट मिला ही नहीं। सरकार ने कहा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मैक्सिमम जो डिडक्शन दे देंगे वो कितना दे देंगे? 2 लाख का ही दे देंगे। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ आएगा। अब तक तो जो सवाल चल रहे थे कि वो पोस्ट पे थे सारे, हाँ, वो पोस्ट के थे। ये हमको पता कैसे पड़ेगी? लिखा होगा ना, प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा जाएगा उसमें फिर। हाँ, तुम ले लो बस। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी कहाँ हाथ दोगे? प्री कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चंस थे आपके बुक में। सुनना, केस नंबर 4। X takes a loan of 40,000 at the rate 15% per annum for constructing a house on June 10, 2010। लोन कब लिया है? 2010 जून में 10 तारीख को लिया है, जून की 10 तारीख को लिया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड ऑन जनवरी 20, 2016। मुझे बताइए ये कौन सा प्रीवियस ईयर आएगा? 10-11 जून 10, 2010। मुझे बताइए कौन से प्रीवियस ईयर में आएगा? 9-10 में आएगा। कैसे? नहीं 10-11 में आएगा, क्योंकि अगला 11 में हाँ आएगा। सर, 10 में। नालायक बच्चे, बताओ प्रीवियस ईयर समझ नहीं आ रहा है अभी तक। 10-11 में आएगा ना। 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 तक ये प्रीवियस ईयर आएगा, उसी टाइम में आएगा ना। तो यहां पे तो ये साल खत्म हो गया। इस साल के कितने साल बाद? 5 साल, 5 इयर्स। बताओ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31/3/2017 तक नहीं, 11 है, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है,
31/3/2016 तक ये हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होनी चाहिए। इसने कब कंप्लीट किया है? 20 जनवरी 2016 को। तो मुझे बताइए कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ है? 5th ईयर में। ये साल कौन सा है? प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये तो 15-16 हो गया ना, ठीक है। तो हमें टाइम लिमिट कब तक है? 31/3/2016 तक है, ठीक है। तो ये तो टाइम पीरियड में कंप्लीट हो गया है। मुझे बताइए कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डिडक्टेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17 इफ द डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन इज जनवरी 16, 2021 और बी जनवरी 30, 2017। ये क्या लिखा है? 2021। अच्छा, अक्टूबर 31, 2013, अक्टूबर 31, 2015, अप्रैल 2, 2015, मार्च। ये अलग अलग केसेस है। तो हम इसमें करेंगे, कंस्ट्रक्शन 16 में कंप्लीट हुई है। सुनो तो, रिपेमेंट करना है जून 30, 2017 को। तो मुझे बताइए प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा इसका? 17-18 आएगा, ठीक है। तो 17-18 में रिपेमेंट होगा, तो इनकम मैं किस साल की निकालूंगा? प्रीवियस ईयर 17-18 की। तो इसमें मैं जोड़ूंगा क्या? सबसे पहले तो देखना, एक इसमें होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये कब से कब तक होगा? 10 जून 2010 से लेकर कब कंप्लीट हुआ है? 20 जनवरी 2016 तक, ठीक है। इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है इसको मैं क्या बोलूंगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अच्छा, इसके बाद का पीरियड क्या होगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। 16-17 ये वाला ईयर, इसके बाद जो ईयर आएगा उसको छोड़ने के बाद नेक्स्ट ईयर 17-18। आप सब सो रहे हैं, मुझे पता है 100%। तो ये 2 लेक्चर्स निकाल ही। एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी आंखों में मार के आ जाओ, अच्छे से पानी पियो, ठीक है। फिर क्लास दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है।